तो आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। इससे पहले आप लोगों ने सर्वांशम पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अध्याय, या मैं बोलूं अध्याय बोल रहा हूँ, कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों में आपने सर्वांग क्षमता पढ़ा होगा, जो कांग्रेस भी बोलते हैं। क्या है सर्वांशम और क्या है समरूपता में अंतर या समानताएं, दोनों हम देखने वाले हैं। तो समरूपता और सर्वांशम, इन दोनों में बेसिक कॉमन बात है, दोनों ही आकृतियों पे बेस्ड है। सर्वांशम है क्या चीज, ये हम लोग समझेंगे। सर्वांशम क्या होगा वो हम समझते हैं, फिर समझेंगे समरूपता। सर्वांशम कहने का मतलब है जो आकार आकृति जिसका समान है। समझ में आ गया। सर्वांशम क्या रहेगा, जिसमें आकार और आकृति जो है समान रहेगा। लेकिन समरूपता में क्या होगा, आकार सेम रहेगा, मतलब दिखेगा सेम, लेकिन उसकी आकृति जो रहेगा, सॉरी, जो आकार रहेगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है। यहाँ बेसिकली अगर बात करेंगे तो भी जो भी हमारे पास वस्तु होगा वो सेम तरह का दिखेगा, उसका सेम हाइट होगा, मतलब कि लंबाई ऊंचाई सब कुछ उसका सेम होगा। समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए दोनों मेरे हाथ की हथेलियां बराबर है कि नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है। आप सबकी हथेलियां जो बराबर है, ठीक है, वो सर्वांशम है। बट आपकी हथेली और एक बच्चे का हथेली को ऐसा मिलाया जाए तो वो छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन दिखेगा सेम, लेकिन छोटा बड़ा है। तो छोटा बड़ा हो सकता है किसमें, समरूपता में, लेकिन सर्वांशम में दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे गणित के दो बुक आपस में एकदम परफेक्ट मैच करेंगे, बराबर, सर्वांशम। समझ में आ गया। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो अलग अलग किताबों की, जिसकी आकार आकृति तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो अलग अलग साइज के रहेंगे। ठीक इसी प्रकार का आपको, आप फोटो खिंचवाए, फोटो का प्रिंट निकलवा लिए, एक छोटा वाला पासपोर्ट साइज का फोटो निकलवाया आपने और एक बड़ा वाला साइज का निकलवाया। उस फोटो में आप ही हो, लेकिन उसकी आकार और आकृति जो है चेंज हो गई। एक पिक्चर में बोलो तो उसकी जो आकार है उसमें क्या आ गया, अंतर आ गया। तो समरूपता में जो भी हमारे पास वस्तु रहेगा वो दिखेगा सेम, लेकिन उसके आकार में रहेगा डिफरेंस, अंतर रहेगा। कांग्रेस में दिखेगा भी सेम, आकार भी रहेगा सेम, नो चेंज। समझ में आ गया। किसी भी वस्तु को या किसी भी दो वस्तु को सर्वांशम सिद्ध करना है, यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, मान लीजिए हमारे एक सुंदर सा ट्राइंगल है, सेम इसी आकार आकृति का मुझे एक और ट्राइंगल में बना लेता हूँ। हो सकता है आपको देखने में छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दोनों आपस में बराबर है, दिखने में भी बराबर है, आकार आकृति भी बराबर है इसका। अगर मुझे किन्हीं भी दो आकृतियों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो इसके लिए मुझे तीन बातों को यहाँ पे प्रूफ करना रहता है, तीन बातें मुझे बताना रहता है। वो तीन बातें क्या क्या हो सकती है, या तो भुजा 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 हो सकती है, या तो एंगल 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 हो सकती है, या तो एंगल भुजा एंगल हो सकती है, यानी कि कोण भुजा कोण हो सकती है, या भुजा कोण भुजा हो सकती है। समझ में आ गया। ये हम तीन चीजों पे बात करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, या तो वो एंगल 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 से प्रूफ होगा, या तो वो साइड 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 से प्रूफ होगा। भुजा मतलब कि साइड बोलते हैं उसको, समझ में आ रहा है। या तो ऐसे हो सकता है साइड एंगल साइड हो सकता है, या तो एंगल साइड एंगल हो सकता है, एंगल एंगल साइड हो सकता है, साइड साइड एंगल हो सकता है। तो ऐसा कुछ नियम है इसके प्रूफ करने के, उस नियम के तहत ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांशम है। यहाँ पे किसी भी दो आकृतियों को, जैसे मैं आकृति बना लेता हूँ आयत का, ये समझ लीजिए हमारा प्यारा सा एक आयत है, एक छोटा सा आयत है, दिखने में दोनों सेम ही है, लेकिन इसका आकार और इसका आकार में अंतर है, और अंतर होना भी चाहिए, तभी तो समरूप बोलेंगे। अगर अंतर नहीं होगा तो सर्वांशम बोल देंगे फिर। तो जो आकृति ए है और जो आकृति बी है, ये दोनों समरूप है या नहीं, ये बात प्रूफ करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है। यहाँ तीन और यहाँ पे दो। समझ में आ गया। तो यहाँ दो चीज हम बताएंगे, दो चीज बताते ही हम यह प्रूफ कर देंगे कि ये समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप है। समझ में आ रहे।
तो कैसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं? कि यहाँ भी वही चीज है, या तो एंगल एंगल से हम प्रूव कर सकते हैं, या तो साइड साइड से प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं, हो गया, या साइड एंगल से प्रूव कर सकते हैं। ये जनरली 3 केस ही बनता है, इसी को तो हमने आगे पीछे कर दिया चौथे में। जनरली 3 केस ही बनता है, ये 3 केस, अब इसको भी मिला लो तो 4 केस हो गए। ये 4 केस के तहत इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं कि दोनों समरूप है या नहीं। समझ में आ रहा है? एंगल मतलब होता है कोण, साइड मतलब होता है भुजा। ठीक है, ये भुजा कोण को क्या करना रहता है? बताना रहता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो भुजाएं आपस में बराबर होती नहीं है। यहाँ पे भुजाएं छोटी बड़ी होती है, ये बराबर होती है अनुपातिक रूप से। और यही हमको समझना है आज के क्लास में कि अनुपात क्या है, अनुपातिक रूप से कोई भुजा आपस में कैसे बराबर होती है। तो आइए इसी उदाहरण में आपको वो भी मैं समझा देता हूँ कि कोई वस्तु अनुपातिक रूप से कैसे बराबर होगी, या किसी वस्तु का भुजा कैसे अनुपातिक रूप से बराबर होगी, ये भी हम समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे जो दिया गया वो 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो दिया गया वो 15 सेंटीमीटर है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब सपोज कर लीजिए ये जो दिया गया है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। ये इसको और कम ले सकते हैं अगर आप बोलो तो। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूंगा कि ये दोनों भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर है। अनुपातिक रूप से बराबर है कहने का मतलब यही है, इसको मैं थोड़ा सा नाम दे रहा हूँ, ये हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, ऐसा मैंने कुछ नाम दिया। नाम इसलिए दिया हो क्योंकि तभी तो बता पाऊंगा कि कौन भुजा किसके अनुपातिक रूप से बराबर है। तो समझ लीजिए कि ए बी एक भुजा है, इस भुजा के बराबर है अनुपातिक रूप से बी। अनुपातिक रूप से कहने का मतलब उसको अनुपात के रूप में लिखना, और पता करना है कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। समझ में आ गया? तो ए बी का जो वैल्यू है वो है 10, पी क्यू का जो वैल्यू वो है 5, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो बड़ा वाला आयत है वो छोटी वाली आयत के 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना। इसी 2 गुना को स्केल गुणक कहते हैं। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल गुणक, प्रश्नावली 1 में ये काम आएगा, याद रखिए। ये जो जो दिख रहा है वही स्केल गुणक है। क्या है? स्केल गुणक। मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, अभी तो शुरुआत है स्केल गुणक का। स्केल गुणक कहते हैं, समझ में आया? किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा दिखाना है, किसी भी वस्तु को छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा अगर दिखाना है तो हम कहते हैं स्केल गुणक। क्या कहते हैं? स्केल गुणक। स्केल गुणक करने के बाद ही हम किसी वस्तु को छोटा कर देते हैं या तो बड़ा कर देते हैं। जैसे हमारे गांव का नक्शा बनाने में, मान लीजिए गांव का नक्शा बनाने के लिए हम क्या गांव जितना बड़ा कागज लेके आएंगे? नहीं ना। हम एक पैमाना लेंगे, पैमाना में बोलेंगे भैया 1 किलोमीटर बराबर क्या ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर। ऐसा एक पैमाना सेट कर लेंगे कि भैया इतना है हमारा। ऐसा कुछ पैमाना लेंगे कि नहीं कि गांव जितना बड़ा कागज ले जाएंगे फिर वहां बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, जगह जगह है कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं? पैमाना लेते हैं फिर उस केस में। इसी को बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या बोलते हैं? स्केलिंग करना। पैमाना लेने को ही हम बोलते हैं स्केलिंग करना। किसी चीज को बड़ा दिखाना है या छोटा दिखाना है तो उस काम को बोलते हैं स्केलिंग करना। और स्केलिंग करने के लिए जो भी हम फैक्टर यूज करते हैं, जैसे हमने फैक्टर यहाँ यूज किया है किलोमीटर को सेंटीमीटर में, इसको बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक आध एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। हमने सीखा सर्वांकन और उत्तम। सर्वांकन क्या है? जिसकी आकार, आकृति और देखने जो दिखता है वही सेम होता है। कहने का मतलब दो पंजा, दो गणित की किताबें आपस में बराबर होंगी, उनकी आकार, आकृति और जो लिखावट है वो सब मैच करेगी। समझ में आ रहा है? उसको बोलेंगे सर्वांकन। समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में एक ही चीज का डिफरेंस है, उसकी आकार की। दिखेगा सेम, समझ में आया? दिखेगा सेम, लेकिन उसकी जो आकार होती है वो अलग अलग रहती है, उसको हम बोलेंगे समरूपता। किसी भी दो पिंडों को या दो वस्तु को मैं बोलूं, किसी भी दो वस्तु को
सर्वांशम चिन्ह करने के लिए हमको तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो तीन चीजें इस तरह से, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल से, तो ऐसा करके ये तीन चीजें हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास किसी दो वस्तुओं को अगर समरूप सिद्ध करना है तो उसके लिए हमको कोई दो चीजें चाहिए, और ये दो चीजों का काम आएगा प्रश्नावली 2 में। समझ में आ रहा है? प्रश्नावली 2 में इसका यूज होगा। तो उसके लिए हमने प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन रहता है, तीन फैक्टर होते हैं, या तो एंगल एंगल होगा, साइड साइड होगा, एंगल साइड हो गया, साइड एंगल, ये सब चीज ये फैक्टर होते हैं। किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कैसे किया जाएगा, तो उस छोटे या बड़े काम करने को ही स्केलिंग बोला जाता है। करने के लिए जो डाटा यूज किया जाता है, जो फैक्टर यूज किया जाता है, उसी फैक्टर को बोलते हैं स्केल गुणक। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा और बड़े पैमाने पे उदाहरण लेके इस स्केल गुणक को समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं स्केल गुणक के कुछ उदाहरण। तो यहां मैं लिख देता हूँ हेडिंग स्केल गुणक। क्या है स्केल गुणक, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैं आइए देखिए फिर स्केल गुणक क्या है। मान लीजिए आपके पास एक खेत का नक्शा बनवाना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा खेत है, और खेत की लंबाई चौड़ाई को मैं यहाँ पे आप बता ही देता हूँ। चलिए हमारा बड़ा सा खेत है, खेत को हम थोड़ा सा बता देते हैं मीटर में। मान लीजिए खेत वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार खेत है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस खेत की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। लंबाई चौड़ाई क्यों होता है वर्गाकार में, तो चारों भुजाएं की जैसी होती है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि यहाँ 10 मीटर लिखो, यहाँ 10 मीटर लिखो, यहाँ 10 मीटर लिखो, ये करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे और काम हो जाएगा। वर्गाकार में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसको नक्शा में दिखाना है हमको। नक्शे में जो पैमाना चुनना है वो पैमाना रहेगा, मान लीजिए 0.1। ये हमारी स्केल गुणक है। समझ में आ गया? इसको नक्शे में दिखाना है तो कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमने स्केल गुणक चुना है। स्केल गुणक आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, जितना भी लंबाई का खेत है उस लंबाई के साथ स्केल गुणक का मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इस खेत का नक्शे में कितना क्षेत्रफल होगा ये पता चल जाएगा। समझ में आया? अगर इसको ओरिजिनल में अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ऐसे करके निकालूंगा। देखो, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ही है तो मैं निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं? ए का स्क्वायर, ए क्या है? भुजा है, भुजा कितना है उसका? 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं इसको 100। ठीक है, और ये मीटर में दिए तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला है? इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। लेकिन नक्शे में उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने से पहले हम करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 10 दिया है शीतल, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तब इसका स्केलिंग करने के बाद आएगा 1। कितना आएगा? 1। अब वो सेंटीमीटर में रहेगा कि मीटर में? मीटर। इसमें रहेगा मीटर। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, 10 मीटर बराबर ले लिया 1 मीटर। हमने क्या कर लिया, स्केलिंग को 10 मीटर बराबर कर लिया है 1 मीटर। समझ में आ रहा है? 1 मीटर हमने कर लिया। नहीं नहीं नहीं, 10 नहीं है, 1 मीटर। देखो ध्यान ध्यान से देखो, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर हमने कर दिया। यानी कि अगर इसका मैं नक्शे में ऐसे बनाता हूँ इमेज को, तो कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। समझ में आ गया? अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही रहेगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर बोले तो कितना? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बोले तो 1 मीटर का स्क्वायर, यही आएगा इसके लिए क्षेत्र। यानी कि इसकी जो भुजाएं रहती पहले 10 मीटर, इधर भी 10, अब इसकी जो भुजाएं होंगी वो 1 मीटर की होगी। अब 1 मीटर भी बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो इसलिए जब भी मीटर में दिया जाएगा, स्केल गुणक ऐसे दिया जाएगा कि वो सेंटीमीटर में बने, ताकि आप आसानी से बना लो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो ऐसे किया जाता है स्केलिंग। समझ में आ गया? स्केल गुणक आपको पहले दे दिया जाएगा, जो भी क्षेत्रफल दिया जाएगा उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई करने के बाद अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहे तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अगर नहीं बोल रहा है केवल भुजाओं का मान ही बताना है तो भुजाओं का मान ही बता देना है बस। ये हमने क्षेत्रफल बता दिया बकायदा। अगर हम चाहते तो हम बता सकते थे सिर्फ भुजा की लंबाई कितनी होगी, पहले 10 थी, 10 मीटर थी, अब 1 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले 100 मीटर था, अब कितना है 1 मीटर का स्क्वायर। समझ में आया? तो अलग अलग बन जाता है, इस तरह से किया जाता है स्केलिंग। अब इसमें हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे किसी चीज को छोटा या बड़ा किया जाता है नक्शे में, कैसे स्केलिंग किया जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1 की और उसमें पढ़ेंगे खेल बुढ़ा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बराबर लिया गया 10 मीटर, स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 गुणा या 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि नक्शे का जो माप है वो हमको दे दिया गया है। समझ में आ रहा है? नक्शे में खेत को ऐसे बता दिया गया है, कुछ ऐसे आयताकार है, इसका मान दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, यानी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है नक्शे में और इसकी चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। स्केल गुणा कैसे किया गया भैया? 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको ऐसे बोलूं क्या? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। ऐसे नहीं होगा? नहीं तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा 1200 वर्ग मीटर। ये रहेगा आपके लिए आंसर। लेकिन इतना आसानी थोड़ी बनाएंगे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे, कॉम्प्लिकेट करने के बाद ही उसको क्या करेंगे? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका। कॉम्प्लिकेट फिर करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग कॉम्प्लिकेट शुरू करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इतना आसानी से थोड़ी ना गणित बनाएंगे, कठिन बनाएंगे पहले, ठीक है। क्या क्या है तो समझते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है स्केल गुणक, स्केल गुणक, स्केल गुणक दिया गया है हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ऐसे दिया गया। ये स्केल गुणक। नक्शे में खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। नक्शे में खेत का क्षेत्रफल, नक्शे में खेत का क्षेत्रफल कितना होगा भैया? 4 लंबाई है, 3 चौड़ाई है, उन दोनों का क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये लो, लंबाई है हमारे पास 4, क्या है? सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 का गुणा 4 से होगा तो 12 सेंटीमीटर, 2 बार हो गया तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का। ये नक्शे में है भैया, याद रखेंगे। क्या है? नक्शे में क्या है? हाँ जी, नक्शे में है ये क्षेत्रफल इतना, लेकिन हमको वास्तविकता में चाहिए। समझ में आ रहा है? वास्तविकता में चाहिए, तब लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक में खेत की लंबाई, वास्तविक में खेत की लंबाई कितनी होगी? नक्शे में तो 4 है, वास्तविक में कितना होगा? 12। देखो 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 कैसे होगा, इधर देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर होगा कि नहीं? तो उसको लिखने का तरीका ये रहेगा भैया, 4 गुणा में 10 बराबर 40 मीटर, अरे सेंटीमीटर लिख रहा हूं, मीटर, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे खेत की
हाँ जी, खेत की चौड़ाई। तो खेत की चौड़ाई को कैसे लिखा जा सकता है? 3 × 10 बराबर कितना? 30 मीटर। हो गया। ये हो गया हमारा वास्तविक खेत की लंबाई और चौड़ाई। अब निकालेंगे वास्तविक खेत की क्षेत्रफल। ठीक है, वास्तविक वास्तविक में खेत की चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है बताइए? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 40 है या 40 मीटर है लिखना चाहिए। ठीक है, और चौड़ाई में है 30 मीटर। तो 40 मीटर और 30 मीटर का गुणा करेंगे तो 1200 मीटर। ठीक है, और मीटर मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये हुआ हमारे लिए। इसी को इतना लंबा ना बना के हम छोटे से भी बना सकते थे। दिमाग चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है ये, छोटा है। समझ में आ रहा है? चलिए फिर चलो देखो इधर। तो अब बात करने वाले हैं कमल प्रश्न क्रमांक दूसरा की। मान लीजिए कमल आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ये हमको बताया जा रहा है। ठीक है भैया, भुजा की माप भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास एक वर्गाकार पेंटिंग है। वर्गाकार पेंटिंग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है कमल? 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार वर्गाकार पेंटिंग वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 3600 वर्ग सेंटीमीटर इतना है हमारे पास। अब इस हमको स्केल गुणक भी दे दिया गया है। स्केल गुणक कितना है? हाँ, स्केल गुणक बराबर दे दिया गया है 0.1। ये 1 दे दिया गया है। सेंटीमीटर में हो वो भी तो सेंटीमीटर है, उनके ही कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में ही होगा, कोई डाउट नहीं है। स्केल गुणक कैसे करना? अगर मुझे वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल ज्ञात है तो क्या मैं भुजा ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। देखना भुजा मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ वो आप लोग थोड़ा समझना। तो ऐसे करके लिखेंगे वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं एक स्क्वायर। और एक स्क्वायर बराबर आपको लिखा जा सकता है कितना? 3600। एक स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है कितना? 3600 लिखा जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं लिखा जा सकता भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वर्ग लगा है इसको इधर लेके आएंगे, तब हमको मिलेगा कितना? ये मिल जाएगा आपको a बराबर अंडर रूट में मिल के आएगा 3600। ठीक है, और सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 3600 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 60 गुणा 60 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर। इन दोनों 60 में से एक 60 जो है निकल जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। यही आएगा। और यहां से निकल के आ जाएगा एक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के स्क्वायर है तो एक सेंटीमीटर का आ जाएगा और ये 60 आ गया। ठीक है, 3600 को तोड़ के लिखा गया है 60 गुणा 60 करके, क्योंकि दोनों को फिर से वापस से गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट अगर बोल देता कि 60 बाहर आ जाएगा तो आप परेशान हो जाते कि भाई भगवान कैसे आ गया। तो इसलिए मैंने क्या किया है, दोनों का जोड़ी बना दिया है। जी हाँ, इसको हमने तोड़ के लिखा है 3600 को हमने तोड़ के लिखा है 60 गुणा 60, फिर गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है संजय, तो यहाँ जोड़ी बना तो एक 60 जो है बाहर निकला। तो यानी कि जो पेंटिंग है उसकी एक भुजा की जो लंबाई है या चौड़ाई आप बोल सकते हो, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सेम ही होती है, वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब उसको हमको नक्शे में बनाना है और नक्शे में स्केल गुणक करेंगे तब इसका कितना होगा ये हमको जानना है। तो हम बोलेंगे नक्शे में पेंटिंग का लंबाई, ठीक है, या भुजा। तो नक्शे में पेंटिंग
की भुजा की लंबाई, ये हम जानेंगे तो लिखेंगे 60 गुणा किसके साथ, स्केल गुणक के साथ करेंगे। स्केल गुणक है हमारे पास 0.1, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमको ये समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है कि नक्शे में जो पेंटिंग की एक भुजा होगी, यानी कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है, फिलहाल तो वर्गाकार है, तो उसकी जो एक भुजा होगी वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये हमारे लिए आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा में लिखा है किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये हमको बताना है। नक्शे में एयरपोर्ट की जो दूरी है, शहर से जो एयरपोर्ट की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविकता में कितना है ये हमको ज्ञात करना है। जबकि स्केल गुणक दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 7/2 किलोमीटर। ये समझ में आया, 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आधा, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, यही दो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.5, या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना 3 इंटू 3.5। ये कहां पे आ गया, इसको हल किए तभी तो आया 3.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंचे 15 की 5, हासिल ला गई 1, 3 3 9 1 10, 10.5 किलोमीटर। यानी कि वास्तविकता में उस शहर की और उस एयरपोर्ट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है 10.5 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर में यानी कि नक्शे में 3 सेंटीमीटर दिखाएंगे। अब इतना आसानी से थोड़ी ना बनाएंगे, थोड़ा सक्सेस बनाएंगे ताकि एग्जाम में आए तो नंबर भी मिले। कैसे क्या, चलिए तो सबसे पहले हमको दिया गया है नक्शे में शहर और एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, अभी बताओ तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्केल गुणक कितना है, स्केल गुणक दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर में दिया गया है 7 किलोमीटर। इसी को लिखूंगा मैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 7/2 किलोमीटर, या करके लिख सकते हैं इसी को 3.5 किलोमीटर, या हाँ किलोमीटर में लिखना पड़ा रहेगा। तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो लिखेंगे 3 इंटू 3.5 किलोमीटर करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे इसको गुणा करके तो 10.5 किलोमीटर हो जाएगा, और लास्ट में लिखेंगे अतः करके, अतः वास्तविकता में, ठीक है, अतः वास्तविकता में शहर और एयरपोर्ट के बीच की दूरी कितना है 10.5 किलोमीटर है, इतना है हमारे पास। समझ में आ गया, चलिए तो नोट करिए